हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का राइस साहब अकेडमी पर। आज का वीडियो बेस्ड रहेगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन ट्यूबरक्लोसिस। आई होप ट्यूबरक्लोसिस के सारे पार्ट्स आप लोगों ने अच्छी तरीके से देख लिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उनको जाके पहले देखिए, तब आपको क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इम्पॉर्टेंट सेशन की, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे ट्यूबरक्लोसिस के टॉपिक पर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज इंडिकेटेड बाय इन ड्यूरेशन ऑफ। यानी अगर हमने किसी पेशेंट का ट्यूबरकुलिन टेस्ट किया है तो वो पेशेंट टीबी के लिए पॉजिटिव कब माना जाएगा, कितने इन ड्यूरेशन पे माना जाएगा। ऑप्शंस हैं 1 to 3 mm ऑफ डायमीटर, 10 mm और मोर डायमीटर, 7 to 9 mm इन डायमीटर या 4 to 6 mm इन डायमीटर। तो जब भी ट्यूबरकुलिन टेस्ट के इन ड्यूरेशन की बात की जाए और उस क्वेश्चन में कोई भी और कंडीशन ना दे रखी हो, तो यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा बी, यानी 10 mm और मोर इन डायमीटर। हमने बेसिकली 3 कैटेगरीज की बात की थी, 10 mm, 5 mm या 15 mm, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अगर HIV पेशेंट है तो उसके अंदर कितना इन ड्यूरेशन पॉजिटिव माना जाएगा। वहाँ पे हमारा आंसर 5 mm और मोर पॉजिटिव रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, मॉन्टॉक्स टेस्ट परफॉर्म इन अ नर्स हु इज वर्किंग इन अ टीबी क्लिनिक विल बी। यानी अगर एक नर्स जो टीबी क्लिनिक में काम कर रही है उसका मॉन्टॉक्स टेस्ट किया जाए तो उसका रिजल्ट क्या रह सकता है। ऑप्शंस हैं ए नेगेटिव स्किन टेस्ट, बी सफरिंग फ्रॉम टीबी, सी नीड हॉस्पिटलाइजेशन या डी अ पॉजिटिव स्किन टेस्ट। तो देखिए इसमें ऑप्शन बी और ऑप्शन सी वैसे भी इस टेस्ट का रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट केवल ए या डी है, या तो टेस्ट नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो अब क्योंकि एक टीबी क्लिनिक में काम करने वाली नर्स कभी ना कभी किसी पॉजिटिव पेशेंट के एक्सपोजर में आई होगी, तो जब भी उसका मॉन्टॉक्स या ट्यूबरकुलिन टेस्ट किया जाएगा तो उसका टेस्ट पॉजिटिव स्किन टेस्ट रहेगा। यानी यहाँ पे जो सही आंसर वो रहेगा वो है ऑप्शन डी, अ पॉजिटिव स्किन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, द पर्पस ऑफ चेस्ट एक्सरे इन अ मॉन्टॉक्स पॉजिटिव पेशेंट या क्लाइंट इज। यानी एक्सरे अगर कर रहे हैं हम एक मॉन्टॉक्स पॉजिटिव पेशेंट का, तो वो एक्सरे हम क्यों कर रहे हैं। ऑप्शंस हैं ए डिटरमाइन द कैटेगरी, बी टू कंफर्म द डायग्नोसिस, सी डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ लीजन्स या डी डिटरमाइन द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। देखिए एमसीक्यू सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये रहता है कि हमें एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करना चाहिए। यानी अगर हम करेक्ट ऑप्शन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करना चाहिए। कैसे करते हैं देखते हैं। पहला जो ऑप्शन हमसे कह रहा है डिटरमाइन द कैटेगरी। एक्सरे से कभी भी कैटेगरी कौन से टाइप का टीबी है ये पता नहीं लगाया जा सकता। बी ऑप्शन कह रहा है टू कंफर्म द डायग्नोसिस। याद रखिएगा टीबी को हमेशा स्पूटम कल्चर से कंफर्म किया जाता है, एक्सरे से कभी भी कंफर्म नहीं किया जाता। सी ऑप्शन कह रहा है डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ लीजन, और डी ऑप्शन कह रहा है डिटरमाइन द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। तो एक्सरे देख के कभी भी हम टीबी के ड्यूरेशन का पता नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, यानी टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ लीजन्स। तो एक चेस्ट एक्सरे में हम ये देख सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि जो इन्फेक्शियस लीजन्स है वो कहाँ तक स्प्रेड हुए हैं। तो एक्सटेंट ऑफ लीजन्स का पता लगाया जा सकता है एक चेस्ट एक्सरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिपिकल साइंस ऑफ टीबी इंक्लूड। यानी टीबी के टिपिकल साइंस में क्या इंक्लूड होता है। ए नाइट स्वेट, बी हेमोप्टाइसिस, सी फीवर या डी ऑल ऑफ द अबव। ए ऑप्शन नाइट स्वेट का मतलब है रात को पसीना आना, बी ऑप्शन हेमोप्टाइसिस का मतलब है थूक या स्पूटम के साथ ब्लड आना, सी फीवर और डी ऑल ऑफ द अबव। हम जानते हैं टीबी के अंदर ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, सारे साइंस देखने को मिलते हैं। क्योंकि ए ऑप्शन की बात करें, नाइट स्वेट देखने को मिलेगा, यहाँ पे टिपिकल आफ्टरनून फीवर देखने को मिलेगा। आफ्टरनून फीवर जब रात को सबसाइड करेगा तो नाइट स्वेट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हेमोप्टाइसिस यानी स्पूटम के साथ ब्लड भी देखने को मिलता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो फीवर भी होगा, यानी ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोन्स फोसाई इज सीन इन।
यानी गॉन्स फोकस की हम लोगों ने डिटेल के अंदर बात की थी ट्यूबरक्लोसिस वाले पार्ट के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए रोमैटिक फीवर, बी मीजल्स, सी रीनल ट्यूमर या डी ट्यूबरक्लोसिस। नो डाउट सी बात है कि यहाँ पे आंसर डी ट्यूबरक्लोसिस रहेगा। तो हमने बात की थी कि टीबी के अंदर ग्रैनुलोमा का फॉर्मेशन होता है। ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन क्यों होता है, कैसा होता है, ये जानने के लिए आपको टीबी के पार्ट्स देखने पड़ेंगे। और वो ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन जब रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन में देखते हैं तब उसे टिपिकल गॉन्स फोकस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, अ क्लाइंट विद पास्ट हिस्ट्री ऑफ टीबी इन्फेक्शन प्रेजेंटली बिकम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड एंड सफरिंग फ्रॉम टीबी, इट इज नोन एज। यानी एक पेशेंट है जिसको पहले कभी टीबी इन्फेक्शन था, वो ठीक हो गया, पर अब दोबारा उसका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होने के कारण वापस टीबी उसको देखने को मिल रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? ए लेटेंट इन्फेक्शन, बी नोजोकोमियल इन्फेक्शन, सी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन या डी टर्शियरी इन्फेक्शन। तो अगर हमें यहाँ पे इन सारे इन्फेक्शन का मतलब पता है, हम आंसर आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे। लेटेंट इन्फेक्शन की बात करें तो हम जानते हैं लेटेंट या पासिव इन्फेक्शन यानी वो पर्सन जिसके अंदर ट्यूबरकल बेसिलाई है पर अभी साइन और सिम्टम्स वो नहीं शो कर रहा है, वो स्प्रेड नहीं कर सकता डिजीज को। बी नोजोकोमियल इन्फेक्शन की बात की जाए तो ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहलाते हैं, यानी वो इन्फेक्शन जो एडमिशन के दौरान पे नहीं था पर हॉस्पिटल में कुछ ड्यूरेशन या ऐसा कहें कि 14 डेज के बाद अगर वो इन्फेक्शन देखने को मिलेगा तो वो नोजोकोमियल इन्फेक्शन है। सी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन यानी बॉडी की इम्यूनिटी कम होते ही वो इन्फेक्शन बॉडी के ऊपर अटैक करेगा। और डी टर्शियरी इन्फेक्शन। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा आंसर सी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन सही है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट का जैसे ही इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हुआ है इस इन्फेक्शन ने अपॉर्चुनिटी देखी और होस्ट बॉडी के ऊपर अटैक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक क्लिनिकल फीचर्स ऑफ टीबी इंक्लूड, यानी टीबी के क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है? ए कफ एंड चेस्ट पेन, बी वेट लॉस, fever, night sweat and hemoptysis, C cough, nausea and vomiting, D headache, fever and diarrhea। तो अगर ऑप्शन ए की बात की जाए कफ और चेस्ट पेन बिल्कुल टीबी में देखने को मिलेगा। बी वेट लॉस, फीवर, नाइट स्वेट और हीमोप्टाइसिस ये भी टीबी में देखने को मिलता है। सी कफ, नोजिया एंड वॉमिटिंग ये भी कहीं ना कहीं टीबी में देखने को मिलेगा। और डी हेडेक, फीवर एंड डायरिया। तो हेडेक और डायरिया का ऐसा कोई सीन नहीं होता टीबी में। ए बी सी कहीं ना कहीं हमें सही ऑप्शन लग रहे हैं, पर हमें यह भी ध्यान रखना है कि मोस्ट टिपिकल क्लिनिकल फीचर्स टीबी के क्या हैं, जिसमें हमें वेट लॉस और नाइट स्वेट को इंक्लूड करना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर जो करेक्ट या अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी वेट लॉस, फीवर, नाइट स्वेट और हीमोप्टाइसिस। क्योंकि हीमोप्टाइसिस, नाइट स्वेट और वेट लॉस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है ट्यूबरक्लोसिस के। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर टीबी इज। ऑप्शंस हैं चेस्ट एक्सरे, मॉन्टॉक्स टेस्ट, स्पूटम कल्चर या डी थोरासेंटेसिस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक टीबी का पता लगाने के लिए चेस्ट एक्सरे भी किया जाता है, मॉन्टॉक्स टेस्ट भी किया जाता है और स्पूटम कल्चर टेस्ट भी किया जाता है। पर जैसे मैंने आपको डिस्कस करके पहले बताया है कि मोस्ट डेफिनेटिव डायग्नोसिस का अगर बात की जाए तो वो यहाँ पे स्पूटम कल्चर यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। चेस्ट एक्सरे में हम केवल लीजन्स की एक्सटेंशन का पता लगा सकते हैं। मॉन्टॉक्स टेस्ट ज़रूरी नहीं है कि करंट टीबी के बारे में ही हमको बताए। तो अभी एट प्रेजेंट किसी पर्सन को टीबी का इन्फेक्शन है या नहीं तो वो उसका स्पूटम कलेक्शन किया जाएगा और वहाँ पे अगर बेसिलाई हमको देखने को मिलेगा लैब स्टडी के अंदर तब हम ये कहेंगे कि वो पर्सन टीबी पॉजिटिव है। और जो डी ऑप्शन थोरासेंटेसिस है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसके बारे में भी दे दूं। थोरासेंटेसिस एक प्रोसीजर है जिसमें एयर
या फ्लूइड अगर प्लूरल कैविटी के अंदर फिल हो जाती है हमारे लंग्स की प्लूरल कैविटी में, तो एक नीडल को इंसर्ट किया जाता है प्लूरल कैविटी के अंदर और वहां से एयर को या फ्लूइड को बाहर एस्पिरेट किया जाता है। ये जो प्रोसीजर है, हम अगर नीमोथोरैक्स की बात की जाए तो या हाइड्रोथोरैक्स की बात की जाए, जहाँ पे कहीं ना कहीं एयर या वाटर फिल हो जाता है हमारी प्लूरल कैविटी में लंग्स में, तो अगर उसको एस्पिरेट किया जाए वो प्रोसेस थोरासेंटेसिस कहलाता है। तो ये एक प्रोसेस है, ना कि डायग्नोस्टिक फाइंडिंग है, और टीबी से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, इन टीबी हॉस्पिटलाइजेशन इज टू, यानी टीबी पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट या हॉस्पिटलाइजेशन क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए, प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन, ऑप्शन बी, अधेयर टू ट्रीटमेंट रेजिमेन, ऑप्शन सी, प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीज, या ऑप्शन डी, टीच प्रॉपर स्पूटम डिस्पोजल। तो ए ऑप्शन की बात की जाए तो हेल्थ एजुकेशन, तो हेल्थ एजुकेशन तो हम पेशेंट के ठीक हो जाने के बाद देते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन की नीड नहीं है। बी, अदर टू ट्रीटमेंट रेजिमेन, यानी ट्रीटमेंट रेजिमेन कंप्लीट किया जाए तो उसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, हम पेशेंट को हॉस्पिटल या क्लिनिकल सेटिंग में बुलाते जरूर हैं पर वहाँ पे उसको एडमिट करने की आवश्यकता नहीं रहती। ऑप्शन सी, प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीज, तो ये बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी। यानी यहाँ पे जब अगर पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन किया जाता है तो बेसिकली आइसोलेशन करने के लिए, वो पेशेंट कंटेजियस ना बने, यानी अपनी डिजीज को खुद से दूसरे हेल्दी पर्सन में स्प्रेड ना किया जाए, इसलिए आइसोलेशन के पर्पज से पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया जाता है और उसी दौरान उस पेशेंट को स्पूटम के डिस्पोजल के बारे में भी बताया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीज, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, साइट्स ऑफ प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस इज, यानी प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस की साइट्स क्या रहती हैं? स्किन, लंग, जीआई ट्रैक्ट या ऑल ऑफ द अबव। तो हमने बात की थी प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप के टीबी होते हैं। प्राइमरी टीबी में जिस पेशेंट को पहली बार टीबी देखने को मिलेगा, पहली बार टीबी इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, वो प्राइमरी टीबी कहलाता है, प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस कहलाता है। और यहाँ पर ये प्राइमरी टीबी बॉडी के किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है, बॉडी के किसी भी साइट पर अफेक्ट कर सकता है, स्किन पे भी कर सकता है, लंग पे भी कर सकता है, जीआई ट्रैक्ट के भी किसी ऑर्गन पे कर सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटेस्टाइनल टीबी अफेक्ट्स डैश पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, यानी इंटेस्टाइनल टीबी अगर देखने को मिलेगा तो वो इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट को अफेक्ट करेगा? ऑप्शन है ए, डिओडेनम, बी, इलियम, सी, असेंडिंग कॉलम या डी, सिग्मोइड कॉलम। तो टीबी बेसिकली इंटेस्टाइन के इलियम पोर्शन को अफेक्ट करता है, सबसे ज़्यादा टीबी इलियम पोर्शन को अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है बी, इलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इन डॉट्स थेरेपी कैन कॉज डेफनेस? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी एम्स रायपुर के स्टाफ नर्स ग्रेड 1 के लिए 2018 के अंदर पूछा जा चुका है, और अक्सर डॉट्स थेरेपी में जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स यूज ली जाती हैं उनके साइड इफेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है, कौन सी ऐसी डॉट्स थेरेपी की ड्रग है जो डेफनेस यानी बहरेपन को कॉज करती है? ऑप्शंस हैं ए, इथाम्ब्यूटॉल, बी, आइसोनियाजिड, सी, रिफाम्पिसिन या डी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो अगर इथाम्ब्यूटॉल की बात की जाए तो ई से इथाम्ब्यूटॉल, ई से हमें याद रखना है आई, यानी आई रिलेटेड इशू इथाम्ब्यूटॉल कॉज करेगा। आइसोनियाजिड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे INH जो इसका शॉर्ट फॉर्म है, यही से हमको इसके साइड इफेक्ट याद करना है। आई की बात की जाए तो आयरन अक्यूमुलेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया, यानी सिडेरोब्लास्टिक अनीमिया यहाँ पे देखने को मिलेगा। एन की बात की जाए तो न्यूरोपैथी, कैसी टाइप की? पेरीफेरल न्यूरोपैथी यहाँ देखने को मिलता है, जिसकी वजह से विटामिन B6 का एडमिनिस्ट्रेशन एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन करना ज़रूरी है। और एच की बात की जाए तो हेपेटाइटिस कॉज करेगा।
रिफाम्पिसिन की अगर बात की जाए तो जनरली रेड या ऑरेंज कलर का यूरिन ये प्रोड्यूस करता है। बॉडी फ्लूइड्स का डिस्कलरेशन यहाँ देखने को मिलेगा। और डी यानी स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात की जाए तो स्ट्रेप्टोमाइसिन आपकी 8th क्रेनियल नर्व यानी वेस्टिब्यूलो-कॉक्लियर नर्व को डैमेज करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको हेयरिंग रिलेटेड डिफेक्ट देखने को मिलेंगे, यानी डेफनेस यहाँ पे कॉज हो सकती है। तो आपका डी ऑप्शन यानी स्ट्रेप्टोमाइसिन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है और यही आपके डेफनेस को कॉज करता है, जिसकी वजह से इस ड्रग को प्रेगनेंसी में देना भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इस ड्रग को प्रेगनेंसी में भी नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके एम्स रायपुर नर्सिंग ऑफिसर 2019 के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंट विजुअल एग्जामिनेशन इज सजेस्टेड फॉर अ पेशेंट ऑन ए रिफाम्पिसिन, बी आईएनएच, सी इथाम्ब्यूटॉल या डी डैप्सोन। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सी मेडिसिन अगर चल रही है, पेशेंट को सजेस्ट की गई है, तो उसके दौरान विजुअल एग्जामिनेशन को फ्रीक्वेंटली किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इथाम्ब्यूटॉल यानी ई से इथाम्ब्यूटॉल और ई से आई रिलेटेड इश्यूज। इथाम्ब्यूटॉल बेसिकली विजुअल एक्विटी को डिक्रीज करता है। तो अगर किसी भी पेशेंट को इथाम्ब्यूटॉल एज अ डॉट्स रेजिमेन चल रहा है तो वहाँ पर फ्रीक्वेंट विजुअल एग्जामिनेशन ज़रूरी है ताकि उसकी विजुअल एक्विटी को मेजर किया जा सके। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इथाम्ब्यूटॉल करेक्ट आंसर है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस कीमोथेरेपी मस्ट बी कंटिन्यूड फॉर, यानी टीबी के ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरेपी रेजिमेन कितने ड्यूरेशन तक चलता रहना चाहिए। ऑप्शन ए 1 to 3 मंथ, ऑप्शन बी 6 to 12 मंथ, ऑप्शन सी 3 to 5 मंथ या ऑप्शन डी 2 years और मोर। तो जिस सीरीज में मैंने डॉट्स की बात की है, आप लोग उस वीडियो को देखिए, वहाँ पे मैंने बात कर रखी है कि डॉट्स का जो मिनिमम ड्यूरेशन है, यानी टीबी में कीमोथेरेपी रेजिमेन मिनिमम 6 मंथ के लिए चलता है, जिसमें से 4 मंथ के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग्स रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्यूटॉल, पायरोसिनामाइड और आइसोनियाजिड चलती है और उसके बाद 2 मंथ के लिए कंटिन्यू रहती है आपकी आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन। पर कभी कभी किन्हीं केसेस में डिपेंडिंग अपॉन दी कैटेगरी ऑफ टीबी, जैसे अगर HIV रिलेटेड टीबी है तो उसका ड्यूरेशन थोड़ा लंबे टाइम के लिए चलता है, वो डिपेंड कर सकता है आपके 9 to 12 मंथ तक वो कंटिन्यू रह सकता है। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी 6 to 12 मंथ, क्योंकि मिनिमम ड्यूरेशन ही यहाँ पर 6 मंथ का रहता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। यहाँ पे मैंने एम्स में पूछे गए सवाल और आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर भी पूछे जाने वाले सवाल को इंक्लूड करने की कोशिश की है। कोशिश करूँगा कि और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बीच में ला सकूँ। अच्छे अच्छे टॉपिक्स और बेस्ट नॉट सेट 2022 की प्रिपरेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल राय साहब अकेडमी। मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी अवेलेबल है राय साहब नर्सिंग एकेडमी के नाम पर, जिसमें मैं इम्पॉर्टेंट फ़ोटोज़, इमेजेस बेस्ड क्वेश्चन वगैरह वहाँ पे पुट ऑन करता रहता हूँ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अगर नॉसेट की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं या आने वाले फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स की अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जाके इंस्टाग्राम चैनल भी अभी ही फॉलो कीजिए ताकि इम्पॉर्टेंट कंटेंट आप लोग मिस ना कर जाएं। आप लोगों से यही गुजारिश है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इम्पॉर्टेंट कंटेंट आप लोगों तक इसी तरीके से डिलीवर किया जा सके। थैंक यू।